हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार आपके अपने चैनल नंगला उमराय स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए क्लासें चल रही हैं, जिसमें आज हमारी हिंदी की क्लास होने जा रही है और हिंदी का टॉपिक है हमारा समास। तो समाज से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वह सभी क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो आइए गौर करते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है संधि, ऑप्शन बी है समास, ऑप्शन सी है अव्यय, ऑप्शन डी है छंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी समास। जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे कहते हैं समास। ठीक है, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुब्रीहि समास। तो इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जिस समास में पूर्व पद अव्यय एवं प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं? कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय एवं प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है या अव्यय होता है वह होता है हमारा अव्ययीभाव समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययीभाव समास। इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है तो उसे क्या कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता था? अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता था तथा उत्तर पद गौड़ माना जाता है, और तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद
दोनों पद अगर प्रधान हो तो उस समास को कौन सा समास कहेंगे? ऑप्शन ए है हमारा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो तो उसे कहते हैं हम द्वंद्व समास। इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अभी देखा, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे कहते हैं हम द्वंद्व समास, और जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो तो उसे कहते हैं हम बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा दूसरा पद संज्ञा हो तो उसे क्या कहते हैं? जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा दूसरा पद संज्ञा हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है तो उसे हम कहते हैं द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है तो उसे क्या कहते हैं? जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास, ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है तो उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन सा? नंबर 1 है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष और छठा है अधिकरण तत्पुरुष। तो इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि निम्न में से किस विकल्प में अव्ययी भाव समास नहीं है? किस विकल्प में अव्ययी समास नहीं है? ऑप्शन ए है यथाशक्ति, ऑप्शन बी है प्रतिदिन, ऑप्शन सी है
भरपेट। ऑप्शन डी है सत्याग्रह। तो किस विकल्प में अव्ययीभाव समास नहीं है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अव्ययीभाव समास क्या होता है, जिसमें प्रथम पद अव्यय हो या प्रथम पद प्रधान हो तो उसे हम कहते हैं अव्ययीभाव समास। तो देखिए, यथाशक्ति, प्रतिदिन और भरपेट, इन सभी में अव्ययीभाव समास है, जबकि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अव्ययीभाव समास नहीं है। तो सत्याग्रह में कौन सा समास है? सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह का संधि समास विग्रह क्या होगा? सत्य के लिए आग्रह। तो ये हो जाएगा हमारा संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, तो सत्याग्रह जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ना कि अव्ययीभाव समास का। तो इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में द्विगु समास नहीं है? किस विकल्प में द्विगु समास नहीं है? तो द्विगु समास कौन सा समास होता है? जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है तो उसे हम कहते हैं द्विगु समास। ऑप्शन ए है दशानन, ऑप्शन बी है सप्ताह, ऑप्शन सी है शताब्दी, ऑप्शन डी है त्रिलोक। तो इसमें किसमें जो है द्विगु समास नहीं है? तो ऑप्शन में देखेंगे सभी पद हमारे संख्यावाची हैं, क्योंकि दशानन है, 10 हैं आनन जिसके। सप्ताह का समास विग्रह होगा 7 दिनों का समूह। शताब्दी होगा 100 वर्षों का समूह। त्रिलोक होगा 3 लोकों का समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि द्विगु समास के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा? दशानन, क्योंकि यह है हमारा बहुब्रीहि समास। 10 हैं आनन जिसके, तो अर्थात ये कौन है? रावण, जो कि किसी भी पद की प्रधानता नहीं देता है। तो यह है हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि निम्न में से किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? ऑप्शन ए है राजा रंक, ऑप्शन बी है दिन रात, ऑप्शन सी है गंगा जल, ऑप्शन डी है माता पिता। तो किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा जल। गंगा जल में द्वंद्व समास नहीं है। तो द्वंद्व समास कौन सा समास होता है? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह होता है हमारा द्वंद्व समास। और दोनों पदों के बीच में अगर हम और शब्द लगाएं तो वह एक सटीक शब्द बन जाते हैं। जैसे राजा रंक, राजा और रंक, ये परस्पर एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक है, और जैसे दिन रात आपस में क्या है? विलोम है। माता पिता, ठीक है, जबकि गंगा जल होता है गंगा का जल। तो ये है हमारा तत्पुरुष समास, ना कि द्वंद्व समास। ठीक है, तो अब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में किस विकल्प में बहुव्रीहि समास नहीं है? किस विकल्प में बहुव्रीहि समास नहीं है? ऑप्शन ए है त्रिफला, ऑप्शन बी है चतुरानन, ऑप्शन सी है पंचानन, ऑप्शन डी है दस। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं हो, अर्थात दिए गए पद किसी तीसरे पद की ओर इशारा करे तो उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास।
तो इसमें ऑप्शन ए है त्रिफला। त्रिफला क्या है? 3 फलों का समाहार। चतुरानन, 4 हैं आनन जिसके, 4 हैं आनन जिसके अर्थात वह हो जाएंगे हमारे ब्रह्मा जी। पंचानन, 5 हैं आनन जिनके अर्थात विष्णु भगवान। दशानन, 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। तो इन सभी विकल्पों में त्रिफला बहुव्रीहि समास नहीं है, जबकि चतुरानन, पंचानन और दशानन ये सभी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। और ऑप्शन नंबर ए जो है त्रिफला, ये है हमारा द्विगु समास। ठीक है, तो इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्न में से किस विकल्प में बहुव्रीहि समास नहीं है? किस विकल्प में बहुव्रीहि समास नहीं है? ऑप्शन ए है पीताम्बर, ऑप्शन बी है लंबोदर, ऑप्शन सी है नीलकंठ, ऑप्शन डी है सीताराम। तो किस विकल्प में बहुव्रीहि समास नहीं है? तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए है पीताम्बर। पीला है अंबर जिसका अर्थात किसकी तरफ इशारा करता है? भगवान श्री कृष्ण की तरफ। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका अर्थात भगवान गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका अर्थात भगवान शिव। तो ये तीनों विकल्प क्या हैं? बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। जबकि ऑप्शन नंबर डी सीता राम, सीता और राम, ये विकल्प जो है हमारा है द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें सीता और राम, ठीक है, सीता राम के बीच में हम सीता और राम शब्द का यूज करके इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। तो किस विकल्प में बहुव्रीहि समास नहीं है? तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि निम्न में से किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो कर्मधारय समास कौन सा होता है? जिस समास का प्रथम पद विशेषण तथा अंतिम पद संज्ञा होता है या विशेष से होता है, तो वह होता है हमारा कर्मधारय समास। ऑप्शन ए है महात्मा, ऑप्शन बी है नीलगाय, ऑप्शन सी है नीलकमल, ऑप्शन डी है देवासुर। तो किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी देवासुर। देव और असुर, देवासुर क्या हो जाएगा? देव और असुर। तो ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। जबकि महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, तो इसमें क्या है? आत्मा की विशेषता बताता है। कैसी आत्मा? महान। तो वह हो गया हमारा महात्मा। नील गाय, नीली है जो गाय। नीलकमल, नीला है जो कमल। इसमें प्रथम पद क्या है? विशेषण है और अंतिम पद क्या है? विशेष है। तो इसलिए हमारे ऑप्शन ए, बी और सी ये हो जाएंगे कर्मधारय समास। जबकि ऑप्शन नंबर डी देवासुर ये हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्न में से किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है? किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है? ऑप्शन ए है यज्ञशाला, ऑप्शन बी है दही बड़ा, ऑप्शन सी है ग्रहकट, ऑप्शन डी है पंचतंत्र। तो किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है? तो वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पंचतंत्र में तत्पुरुष समास नहीं है,
क्योंकि पंचतंत्र क्या है, 5 तंत्रों का समाहार। तो इसमें 5 जो है एक संख्या है। तो जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे हम कहते हैं द्विगु समास। तो इसमें पंचतंत्र जो है द्विगु समास का उदाहरण है, जबकि यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, ठीक है, गृहकट, गृह को काटने वाला। तो ये सभी हो जाएंगे हमारे तत्पुरुष समास, जबकि ऑप्शन नंबर डी है हमारा द्विगु समास। इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी है करण तत्पुरुष, ऑप्शन सी है संप्रदाय तत्पुरुष, ऑप्शन डी है संबंध तत्पुरुष। तो देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा? देश के लिए भक्ति। तो के लिए की विभक्ति किस समास के अंतर्गत आती है? तो वह आती है हमारी संप्रदान के लिए, क्योंकि इसमें कर्म के साथ को, कर्ण के साथ से और संप्रदान के साथ के लिए और संबंध तत्पुरुष के साथ का की के की विभक्ति आती है। तो देश के लिए भक्ति, यह हो जाएगा हमारा संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी। देशभक्ति देश के लिए भक्ति, अर्थात ये हो जाएगा हमारा संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि पथभ्रष्ट किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? पथभ्रष्ट किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी है करण तत्पुरुष, ऑप्शन सी है संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन डी है अपादान तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष में क्या विभक्ति होती है? कर्म के साथ होती है को की विभक्ति, कर्ण के साथ कर्ता ने कर्म को कर्ण से की विभक्ति, संप्रदान के साथ के लिए, अपादान अलगाव के लिए होती है। ठीक है, तो पथ से भ्रष्ट, जो पथ से भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट हो जाए, दूर चला जाए, तो वह हो जाएगा हमारा अपादान तत्पुरुष, जिसका कोई संबंध ही ना रहे बाद में, तो वह हो जाता है हमारा अपादान तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पथभ्रष्ट किस तत्पुरुष का उदाहरण है? तो यह है हमारा अपादान तत्पुरुष का उदाहरण। तो अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा आत्मनिर्भर किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? आत्मनिर्भर किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए है कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी है करण तत्पुरुष, ऑप्शन सी है अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन डी है अपादान तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर का समास विग्रह क्या होगा? आत्म पर निर्भर, आत्म पर निर्भर यानी खुद अपने आप पर निर्भर होना। तो पर की विभक्ति किस तत्पुरुष के समास के साथ आती है? तो वह आती है अधिकरण तत्पुरुष के साथ। किसके साथ? अधिकरण। अधिकरण में कौन सी विभक्ति आती है? में या पर की विभक्ति। तो आत्म पर निर्भर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण तत्पुरुष। आत्मनिर्भर में कौन सा तत्पुरुष है? अधिकरण तत्पुरुष। तो इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि समास शब्द का अर्थ है। समास शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है संक्षेप, ऑप्शन बी है व्यास, ऑप्शन सी है टिप्पणी,
ऑप्शन डी है सार। तो समास शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वह होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए संक्षेप। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। समास का अर्थ क्या है? संक्षेप। ठीक है, तो ये थे हमारे कुल 20 क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को हमारे द्वारा ये तैयार किया गया कंटेंट कैसा लगा? अगर सभी लोगों को अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अधिक से अधिक लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू साथियों, नमस्कार, राधे राधे।